अभिवादन। आज हम एक ऐसी किताब के विचारों में गहरी डुबकी लगा रहे हैं जिसने सच में लाखों लोगों की पैसे को देखने की सोच बदल दी। रिच डैड पुअर डैड। हाँ। हम देखेंगे कि भाई संपत्ति कैसे बनती है, ये पैसों की समझ मतलब वित्तीय साक्षरता ये क्यों इतनी जरूरी है, और अमीर बनने वाली जो मानसिकता है वो असल में है क्या। बिल्कुल। और ये किताब जैसा आपने कहा सिर्फ पैसों के बारे में नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी है। ये सोच बदलने के बारे में है, ये समझने के बारे में है कि क्यों कुछ लोग आर्थिक रूप से संघर्ष करते रह जाते हैं जबकि दूसरे हो सकता है कम पढ़े लिखे हों पर वो संपत्ति बना लेते हैं। हाँ, ये बड़ा दिलचस्प पॉइंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सबक ही जैसा मैंने कहा थोड़ा चौंकाने वाला है। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। हाँ। ये सुनने में बड़ा अजीब लगता है क्योंकि हम सब तो यही सोचते हैं, भाई मेहनत करो पैसा कमाओ। हाँ, और यहीं पर गरीब डैड और अमीर डैड की सोच का पहला बड़ा टकराव सामने आता है। अच्छा। गरीब डैड जो पढ़े लिखे थे वो मानते थे कि अच्छी नौकरी करो, मेहनत करो, तनख्वाह बढ़ेगी, प्रमोशन मिलेगा, सिक्योरिटी। हाँ, पारंपरिक सोच। बिल्कुल। लेकिन अमीर डैड कहते थे कि ये एक चूहा दौड़ है, रैट रेस। रैट रेस, हाँ। आप ज्यादा कमाते हैं, फिर आपके खर्चे बढ़ जाते हैं, फिर आप और ज्यादा कमाने के लिए और मेहनत करते हैं, और ये चक्कर बस चलता रहता है, कभी खत्म नहीं होता। वो गधे और गाजर वाली कहानी जैसा है ना। हाँ हाँ, बिल्कुल वही। गधा गाजर के पीछे भागता रहता है जो हमेशा उसकी पहुंच से बस जरा सा आगे बंधी होती है। सही। यहाँ गाजर पैसा है, और वो कौन सी दो चीजें थी जो हमें दौड़ाती हैं? डर और लालच। हाँ, डर कहीं हम गरीब न रह जाएं, बिल कैसे भरेंगे, और लालच अरे पैसा होगा तो ये खरीद लेंगे, वो कर लेंगे। इन्हीं दो भावनाओं के चक्कर में लोग फंसे रहते हैं। तो अगर पैसे के लिए काम नहीं करना तो फिर करना क्या है? मतलब काम तो करना पड़ेगा ना। बिल्कुल, काम करना है। लेकिन अमीर डैड का कहना था पैसे को अपने लिए काम पर लगाओ। सोच बदलने की बात है ये। अच्छा। सिर्फ ज्यादा तनख्वाह पाने की बजाय ये देखो कि पैसा असल में कमाया कैसे जाता है, और उससे भी जरूरी उसे अपने लिए काम पर कैसे लगाया जा सकता है। रॉबर्ट और उसके दोस्त माइक की वो कॉमिक बुक वाली कहानी याद है? हाँ हाँ, वो तो कमाल की थी। कैसे उन्होंने कन्वीनियंस स्टोर में बिना पैसों के काम करना शुरू किया था, सिर्फ सीखने के लिए। एग्जैक्टली, सिर्फ सीखने के लिए। और वहां उन्होंने क्या देखा कि पुरानी कॉमिक्स फेंक दी जाती हैं। हाँ, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर को प्रूफ के लिए बस कवर का आधा हिस्सा चाहिए होता था। बिल्कुल। अब देखिए, ज्यादातर लोग उसे क्या समझते? कचरा। सही बात है। लेकिन इन बच्चों ने, रॉबर्ट और माइक ने, उसमें एक मौका देखा। उन्होंने उस डिस्ट्रीब्यूटर से वो पुरानी कॉमिक्स ले ली, एक वादे पर कि वो उन्हें बेचेंगे नहीं। फिर क्या किया? अपने घर के बेसमेंट में एक छोटी सी लाइब्रेरी खोल दी। अरे वाह। और उन कॉमिक्स को दूसरे बच्चों को किराए पर देना शुरू कर दिया, 10 सेंट प्रति किताब, 2 घंटे के लिए। क्या आइडिया था। और उन्होंने माइक की बहन को लाइब्रेरियन भी बना दिया था, है ना? उसे हर हफ्ते कुछ डॉलर देकर। हाँ, देखिए कमाल की बात यह है कि कुछ ही हफ्तों में उन्होंने अच्छी खासी कमाई कर ली। वाह। और वो भी कैसे? बिना खुद हर वक्त वहां बैठे। सही। उन्होंने एक सिस्टम बना दिया जहां कॉमिक्स जो उनका एसेट बन गई थी वो उनके लिए पैसा कमा रही थी। उन्होंने पैसे के लिए काम नहीं किया, पैसे ने उनके लिए काम किया। यही सार है इस पहले सबक का। मतलब अपनी आर्थिक स्थिति की जिम्मेदारी खुद लेना। बिल्कुल। बॉस कम पैसे देता है या सिस्टम खराब है, ये सोचने के बजाय अवसर तलाशना। ना नहीं आता। बिल्कुल। अच्छा, तो ये सोच बदलने और अवसर देखने के लिए क्या चाहिए? क्या सिर्फ स्मार्ट होना काफी है एकेडमिक रूप से? देखिए, स्मार्ट होना जरूरी है, लेकिन सिर्फ किताबी ज्ञान काफी नहीं है। और यहीं पर आता है हमारा दूसरा सबक, वित्तीय साक्षरता क्यों सिखाई जाए। फाइनेंशियल लिटरेसी। हाँ, पैसों का ज्ञान एकेडमिक ज्ञान से लंबी दौड़ में कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। स्रोत में वो 1923 वाली कहानी है ना, शिकागो के एजवाटर बीच होटल की। हाँ, वो तो वाकई आंखें खोलने वाली है। दुनिया के कुछ सबसे शक्तिशाली और अमीर बिजनेस लीडर्स वहां मिले थे। बड़ी बड़ी कंपनियों के प्रमुख थे वो लोग। सुनने में तो यही लगता है कि भाई ये लोग तो जिंदगी भर के लिए सेट हो गए होंगे, इनसे ज्यादा अमीर और कौन होगा। लेकिन हुआ क्या? सिर्फ 25 साल बाद उनमें से ज्यादातर की हालत बहुत खराब थी। सच में? हाँ, कोई दिवालिया हो गया, कोई कर्ज में डूब गया, किसी ने आत्महत्या कर ली, कोई मानसिक रूप से बीमार हो गया। अरे बाप रे। ये कहानी क्या दिखाती है? कि सिर्फ पैसा कमाना ही सब कुछ नहीं है। उसे रखना, उसे संभालना, उसे बढ़ाना, ये बिल्कुल अलग कला है। तो मतलब पैसा बनाना एक स्किल है और उसे बनाए रखना, उसे बढ़ाना, ये दूसरी स्किल है। बिल्कुल सही। और यही दूसरी स्किल है वित्तीय साक्षरता, फाइनेंशियल लिटरेसी। ये वो मजबूत नींव है, वो फाउंडेशन है जिस पर दौलत की इमारत टिकती है। अमीर डैड का उदाहरण था,
आप एम्पायर स्टेट बिल्डिंग जैसी ऊंची इमारत को 6 इंच के कंक्रीट स्लैब पर खड़ा नहीं कर सकते। नहीं, बिल्कुल नहीं। उसके लिए गहरी मजबूत नींव चाहिए। स्कूल हमें अक्सर एक प्रोफेशन सिखाकर, एक तरह से कहें तो घर बनाना सिखाते हैं, लेकिन वो मजबूत वित्तीय नींव डालना नहीं सिखाते। हाँ, ये बात तो है। इसी वजह से लॉटरी जीतने वाले भी अक्सर कुछ सालों में वापस वहीं पहुंच जाते हैं जहां से शुरू हुए थे। एग्जैक्टली। उनके पास पैसा आ जाता है, पर उसे संभालने का ज्ञान, वो नींव नहीं होती। हम अक्सर एकेडमिक डिग्रियों पर, अच्छे ग्रेड्स पर बहुत जोर देते हैं, पर पैसा कैसे मैनेज करें, इस पर स्कूलों में, घरों में ज्यादा बात नहीं होती। दुर्भाग्य से हाँ। तो इस वित्तीय साक्षरता का सबसे पहला और सबसे जरूरी हिस्सा क्या है? कहाँ से शुरू करें? और यहीं से तीसरा और शायद इस किताब का सबसे मशहूर सबक जुड़ता है। कौन सा? लायबिलिटीज यानी जिम्मेदारियां, और एसेट्स यानी संपत्ति, इनके बीच का फर्क समझना और हमेशा एसेट्स खरीदना। एसेट्स और लायबिलिटीज। अमीर डैड का फंडा था किस, कीप इट सिंपल स्टूपिड, मतलब इसे एकदम सरल रखो, उलझाओ मत। हाँ, और उनकी परिभाषा भी बहुत सीधी थी, मुझे याद है। एसेट वो चीजें जो आपकी जेब में पैसा डालती है। सही। और लायबिलिटी वो चीज है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है। सुनने में तो बहुत ही आसान लगता है। लगता तो है, पर असल जिंदगी में ज्यादातर लोग इसी बुनियादी फर्क में धोखा खा जाते हैं। कैसे? देखिए, अमीर लोग क्या करते हैं, वो एसेट्स खरीदते हैं, ऐसी चीजें जो इनकम जनरेट करें, जैसे किराए पर देने वाली प्रॉपर्टी। हाँ, या डिविडेंड देने वाले अच्छे स्टॉक्स, बॉन्ड्स, या ऐसा बिजनेस जो आपके बिना भी चल सके, मतलब पैसिव इनकम दे। इन एसेट से जो इनकम आती है उससे उनके खर्चे चलते हैं, और जो बचता है उससे वो और एसेट्स खरीदते हैं। तो ये एक पॉजिटिव साइकिल बन जाता है। अच्छा, वेल्थ बिल्डिंग साइकिल। बिल्कुल। जबकि मिडिल क्लास वो अक्सर लायबिलिटीज को एसेट समझ बैठते हैं। जैसे कि सबसे बड़ा उदाहरण क्या है इसका? सबसे बड़ा उदाहरण है अपना घर, जिसमें आप खुद रहते हैं। ओह, ये तो कई लोगों के लिए चौंकाने वाला होगा। हाँ, गरीब डैड जो सरकारी अफसर थे, पढ़े लिखे थे, वो मानते थे कि उनका घर उनकी सबसे बड़ी संपत्ति है, उनका सबसे बड़ा एसेट। और रॉबर्ट जो अमीर डैड से सीख रहे थे, वो उनसे बहस करते थे। हाँ, वो कहते थे कि नहीं पिताजी, ये घर लायबिलिटी है, क्योंकि इस पर लोन का ब्याज जा रहा है, प्रॉपर्टी टैक्स जा रहा है, मेंटेनेंस का खर्चा हो रहा है। सही बात है। ये सब आपकी जेब से पैसा निकाल रहे हैं, डाल नहीं रहे, तो ये एसेट कैसे हुआ? ये तो लायबिलिटी है। और यही सोच कि घर सबसे बड़ा एसेट है, लोगों को उस रैट रेस में फंसाए रखती है। कैसे? ज्यादा कमाओ, फिर बड़ा घर लो, जो असल में एक बड़ी लायबिलिटी है। फिर महंगी कार लो, वो भी एक लायबिलिटी। फिर इन सब के खर्चे बढ़ जाते हैं, और फिर उन खर्चों को पूरा करने के लिए और ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। वही चूहा दौड़। बिल्कुल। तो क्या किताब ये कहती है कि घर खरीदना ही नहीं चाहिए? ये तो बहुत से लोगों का सपना होता है। नहीं, किताब ये बिल्कुल नहीं कहती कि घर मत खरीदो। मुद्दा समझ का है। अच्छा। अगर आप घर खरीद रहे हैं तो ये समझकर खरीदें कि जब तक आप उसमें खुद रह रहे हैं वो आपकी लायबिलिटी है। उसे अपना सबसे बड़ा निवेश या एसेट समझने की भूल न करें। अमीर लोग क्या करते हैं, वो पहले अपना एसेट कॉलम बनाते हैं, मजबूत करते हैं, फिर उन एसेट से जो इनकम आती है उससे घर जैसी लायबिलिटीज खरीदते हैं। क्रम का फर्क है। फोकस एसेट बनाने पर है। एग्जैक्टली। और वो जापानी 3 ताकतों वाली बात भी बड़ी दिलचस्प थी जो किताब में है। हाँ, तलवार, जवाहरात और शीशा। तलवार यानी शारीरिक शक्ति, जवाहरात यानी पैसे की शक्ति, और शीशा वो है आत्मज्ञान, खुद को जानना। और वो सबसे जरूरी है। हाँ, अपनी वित्तीय स्थिति को शीशे की तरह साफ साफ देखना, ये समझना कि आप कहाँ खड़े हैं। भीड़ के पीछे नहीं चलना कि अरे सब लोग बड़ा घर ले रहे हैं तो मैं भी ले लूं, या सब लोग ये वाला स्टॉक खरीद रहे हैं तो सही होगा। नहीं, खुद का विश्लेषण करना। बिल्कुल। और घर जैसी बड़ी लायबिलिटी में पैसा फंसाने का एक और नुकसान होता है, अवसर लागत, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। वो क्या होता है? मतलब वो पैसा जो आपने घर लायबिलिटी में लगा दिया, अगर वो किसी एसेट बनाने वाले निवेश में लगता, जैसे कोई बिजनेस या स्टॉक, तो शायद वो कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ सकता था। वो अवसर आपने खो दिया। अच्छा, समझ गया। तो वित्तीय साक्षरता का मतलब सिर्फ परिभाषा जानना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है अपनी बैलेंस शीट, अपनी इनकम स्टेटमेंट को समझना, ये देखना कि पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, और उसके हिसाब से सोच समझकर फैसले लेना, एसेट्स बढ़ाने पर फोकस करना। ठीक है, तो अगर एसेट्स खरीदने हैं तो कौन से एसेट्स? और ये हमें चौथे सबक पर लाता है, अपने काम से काम रखें, माइंड योर ओन बिजनेस। इसका क्या मतलब है? मेरा काम तो मेरी नौकरी है या मेरा प्रोफेशन, डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ, वो मेरा काम है। हाँ,
और यहाँ फिर से अमीर डैड और गरीब डैड की सोच का फर्क आता है। अच्छा। गरीब डैड अपने प्रोफेशन को ही अपना सब कुछ मानते थे। मैं एक टीचर हूँ, मैं एक सरकारी कर्मचारी हूँ। अमीर डैड कहते थे कि आपका प्रोफेशन आपकी आय का स्रोत हो सकता है, बिल्कुल, लेकिन आपका असली बिजनेस वो आपका एसेट कॉलम है। एसेट कॉलम मेरा बिजनेस है, ये कैसे? मैकडॉनल्ड्स वाले रेक रॉक की कहानी याद है? हाँ, वो तो बहुत ही दिलचस्प थी। जब उनसे पूछा गया कि वो किस बिजनेस में है तो उन्होंने कहा रियल एस्टेट, हैमबर्गर नहीं। हाँ, सब चौंक गए, लेकिन वो सच कह रहे थे। कैसे? क्योंकि मैकडॉनल्ड्स की असली ताकत उनके बर्गर के साथ साथ उन प्राइम लोकेशंस में थी जहां उनके आउटलेट खुलते थे। वो जमीनें बहुत कीमती थी। अच्छा। और अक्सर फ्रेंचाइजी लेने वालों को वो महंगी जमीन या तो खरीदनी पड़ती थी या लॉन्ग टर्म लीज पर लेनी पड़ती थी। इससे रेक रॉक का एक बहुत बड़ा रियल एस्टेट एम्पायर खड़ा हो गया। वाव। तो उनका असली बिजनेस बर्गर बेचना उतना नहीं था जितना कि एसेट यानी रियल एस्टेट बनाना और उसे मैनेज करना था। तो अपने काम से काम रखने का मतलब है कि चाहे आपकी नौकरी या प्रोफेशन कुछ भी हो, आपका असली फोकस अपने एसेट कॉलम को बढ़ाने पर होना चाहिए। बिल्कुल सही। हम अक्सर क्या करते हैं, हम दूसरों के लिए काम करते हैं, सरकार के लिए, टैक्स देकर, हाँ, अपने एम्प्लॉयर के लिए, नौकरी करके, बैंक के लिए, लोन चुकाकर। सही। लेकिन हम अपने एसेट कॉलम के लिए, अपने बिजनेस के लिए कितना काम करते हैं? सोचने वाली बात है। स्कूल हमें अच्छा कर्मचारी बनना सिखाता है, मालिक या निवेशक बनना नहीं। तो किस तरह के एसेट्स बनाने चाहिए? किताब में कुछ उदाहरण थे शायद। हाँ बिल्कुल, जैसे ऐसा बिजनेस जिसमें आपकी रोजाना मौजूदगी जरूरी ना हो। हाँ। मतलब वो खुद ब खुद चले और आपको इनकम दे। अच्छा। पैसिव इनकम जिसे कहते हैं। अच्छा। और किराया देने वाली रियल एस्टेट, अच्छे स्टॉक्स जो डिविडेंड देते हों, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड या फिर बौद्धिक संपदा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जैसे किसी किताब या गाने की रॉयल्टी। रॉबर्ट कियोसाकी ने खुद भी तो यही किया था। अपने नौकरी के साथ साथ रियल एस्टेट और स्टॉक्स में निवेश करना शुरू किया था उन्होंने। हाँ, अमीर डैड की सलाह थी कि उन चीजों में निवेश करो जिनमें तुम्हारी रुचि हो, जिन्हें तुम समझते हो, ताकि तुम उन पर नजर रख सको, उन्हें मैनेज कर सको अपना बिजनेस समझकर। और वो खर्च करने की आदत वाला फर्क भी बड़ा महत्वपूर्ण बताया था। हाँ, वो बहुत जरूरी है। अमीर लोग क्या करते हैं, वो पहले एसेट्स बनाते हैं, उन एसेट्स से सब कैश फ्लो मतलब इनकम आने लगती है, तब वो उससे लग्जरी खरीदते हैं, जैसे महंगी कार या बड़ा घर। अच्छा, पहले कमाई का साधन, फिर उससे शौक। बिल्कुल। जबकि आम आदमी क्या करता है, जैसे ही पैसा आता है, सैलरी बढ़ती है, वो पहले लग्जरी पर खर्च कर देता है, अक्सर क्रेडिट पर, कर्ज लेकर, जिससे लायबिलिटी और बढ़ जाती है। एग्जैक्टली। और वो फिर से रैट रेस में और गहरे फंस जाते हैं। तो फोकस एसेट बनाने पर होना चाहिए, लायबिलिटीज खरीदने पर नहीं। समझ गई। अब आते हैं 5वें सबक पर। ये मुझे थोड़ा रहस्यमयी सा लगता है। अमीर पैसा इन्वेंट करते हैं, द रिच इन्वेंट मनी। पैसा इन्वेंट कैसे किया जा सकता है? पैसा तो भाई कमाया जाता है या मिलता है विरासत में। हाँ, ये सुनने में थोड़ा वैसा लगता है, पर यहाँ इन्वेंट करने का मतलब है अवसर पैदा करना, क्रिएटिव तरीके से सोचना, सिस्टम बनाना, पैसा बनाना। अच्छा, मतलब सिर्फ मेहनत से तनख्वाह कमाने से आगे की बात है ये? हाँ, ये उससे बहुत आगे की बात है। इसके लिए सिर्फ किताबी ज्ञान काफी नहीं है। इसके लिए चाहिए हिम्मत, बोल्डनेस और थोड़ा कैलकुलेटेड रिस्क लेने की क्षमता। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल वाली कहानी इसका एक पहलू दिखाती है ना। हाँ, कि कैसे उन्होंने टेलीफोन का पेटेंट वेस्टर्न यूनियन को सिर्फ $1 लाख में बेचना चाहा था। इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी। हाँ, और वेस्टर्न यूनियन ने मना कर दिया, उसे बस एक खिलौना समझा। और बाद में उसी टेक्नोलॉजी से AT&T जैसी विशाल कंपनी खड़ी हो गई। बिल्कुल। यहां वेस्टर्न यूनियन ने क्या किया, उन्होंने एक जबरदस्त अफसर को पहचानने में चूक कर दी। उनमें वो दूरदर्शिता नहीं थी। अफसर अक्सर वहीं होते हैं जहां बदलाव आ रहा है, होता है, जहां ज्यादातर लोग या तो समस्या देखते हैं या डर जाते हैं। अमीर डैड कहते थे कि दुनिया तो तेजी से बदल रही है, नया आता है, पुराना जाता है, लेकिन लोगों की सोच वो पुरानी ही रहती है। सोच अभी भी पुरानी है। हाँ, ये बात तो है। तो वित्तीय रूप से बुद्धिमान व्यक्ति, फाइनेंशियली इंटेलिजेंट व्यक्ति वो है जो इन बदलावों में मौके देखता है और जरूरत पड़ने पर पैसा बना लेता है, इन्वेंट कर लेता है। रॉबर्ट का वो कैश फ्लो गेम वाला उदाहरण भी था इसमें। हाँ, वो बोर्ड गेम, उसमें एक महिला ने गेम में नाव जीती थी। एक बोट कार्ड मिला था उसे, पर वो टैक्स और दूसरे खर्चों के डर से उसे लायबिलिटी समझकर छोड़ देती है।
हाँ। वो ये नहीं सोच पाई कि उस नाव को कैसे एक एसेट में बदला जा सकता है, शायद उसे किराए पर देकर या किसी और क्रिएटिव तरीके से। वो पैसे के काम करने के तरीके को, यानी कैश फ्लो को मैनेज करने को नहीं समझ पाई। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस की असली परीक्षा यही है। क्या आप बिना पैसे के अवसर बना सकते हैं? या अगर आपके पास पैसा है पर कोई अवसर नहीं दिख रहा, तो क्या आप अवसर पैदा कर सकते हैं? ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वो सुरक्षित खेलना पसंद करते हैं, रिस्क से डरते हैं। जबकि अमीर बनने के लिए सोचे समझे रिस्क लेने पड़ते हैं। बिल्कुल। रॉबर्ट का वो फिनिक्स एरिजोना वाला रियल एस्टेट सौदा इसका क्लासिक उदाहरण लगता है मुझे। हाँ, वो बताइए, वो कैसे था? उन्होंने मंदी का फायदा उठाया, बाजार गिरा हुआ था, उन्होंने एक घर जो $75,000 का था उसे सिर्फ $20,000 में खरीदा। सोचिए। अरे वाह, सिर्फ $20,000 में? हाँ। फिर उन्होंने क्या किया, थोड़ा इंतजार किया, शायद कुछ मामूली सुधार किए, और फिर उसे $60,000 में बेचने का विज्ञापन दिया। $20,000 का खरीदकर $60,000 में। हाँ। अब देखिए, ये भी अपने आप में अच्छा सौदा है, $40,000 का प्रॉफिट। लेकिन उन्होंने इसे और आगे बढ़ाया। कैसे? उन्हें एक खरीदार मिला जो $60,000 देने को तैयार था, पर उसके पास डाउन पेमेंट के लिए सिर्फ $6,000 थे। बाकी $54,000 के लिए उसने रॉबर्ट को एक प्रॉमिसरी नोट दिया, मतलब कि वो किश्तों में चुकाएगा ब्याज के साथ। अच्छा, तो रॉबर्ट के पास $6,000 कैश आया और $54,000 का एक नोट आ गया। सही। अब ज्यादातर लोग यहीं रुक जाते, लेकिन रॉबर्ट ने क्या किया, वो उस $54,000 के नोट को बैंक ले गए, उसे कोलैटरल मतलब गारंटी के तौर पे रखा, और उस नोट के बदले बैंक से $40,000 का लोन ले लिया। क्या बात है। तो अब हिसाब लगाइए, उन्होंने $20,000 लगाए थे घर खरीदने में, $6,000 कैश वापस आ गया, $40,000 का लोन बैंक से मिल गया, तो कुल $46,000 कैश उनकी जेब में आ गया। मतलब $26,000 का इंस्टेंट प्रॉफिट कैश में। हाँ, और वो $54,000 का नोट भी अभी उन्हीं के पास ही था, जिससे उन्हें ब्याज मिल रहा था। मतलब एक एसेट भी बन गया, और ये सब लगभग बिना टैक्स दिए, क्योंकि लोन पर टैक्स नहीं लगता। ये तो कमाल है। उन्होंने सच में पैसा इन्वेंट किया। एग्जैक्टली। उन्होंने सिर्फ एक प्रॉपर्टी खरीदी बेची नहीं, उन्होंने एक पूरा सौदा डिजाइन किया। इसके लिए सिर्फ बाजार की समझ नहीं चाहिए, इसके लिए आपको फाइनेंस की समझ चाहिए, कानून की थोड़ी समझ चाहिए, नेगोशिएशन स्किल्स चाहिए। इसलिए अमीर डैड कहते थे कि आपका सबसे बड़ा एसेट क्या है? आपका दिमाग। उसे ट्रेन करो। वाह, ये तो वाकई सोचने का एक बिल्कुल अलग लेवल है। और ये हमें आखिरी छठे सबक पर लाता है। ये भी थोड़ा उल्टा सा लगता है। सीखने के लिए काम करें, पैसे के लिए नहीं। वर्क टू लर्न, डोंट वर्क फॉर मनी। हाँ। काम तो भाई पैसे के लिए ही करते हैं ना ज्यादातर लोग। हाँ, और यही गरीब डैड की सोच थी। अच्छी तनख्वाह देखो, जॉब सिक्योरिटी देखो, फायदे देखो। अमीर डैड की सोच थी, स्किल सीखो, अनुभव लो, भले ही शुरू में पैसा कम मिले, लॉन्ग टर्म सोचो। वो जर्नलिस्ट वाली कहानी याद है जो रॉबर्ट का इंटरव्यू ले रही थी? हाँ, वो बेस्ट सेलिंग लेखक बनना चाहती थी, पर उसकी किताबें बिक नहीं रही थीं। सही। और जब रॉबर्ट ने उसे सलाह दी कि तुम एक सेल्स का कोर्स क्यों नहीं कर लेती, ताकि तुम खुद को, अपनी किताबों को बेचना सीख सको, तो उसे ये अपमानजनक लगा था कि मैं एक मास्टर्स डिग्री वाली लेखक सेल्स का छोटा काम करूंगी। बिल्कुल। और यहीं पर अमीर डैड का सबक काम आता है। वो कहते थे कि सिर्फ टैलेंट या अच्छी डिग्री काफी नहीं है, आपको बेचना आना चाहिए, आपको संवाद करना, कम्युनिकेट करना आना चाहिए, आपको लोगों को समझना आना चाहिए, नेगोशिएट करना आना चाहिए। अमीर डैड कहते थे कि ज्यादातर लोग एक ही स्किल में माहिर हो जाते हैं, स्पेशलाइज कर लेते हैं, और फिर उसी में फंसे रह जाते हैं। हाँ, जैसे कोई बहुत अच्छा मैकेनिक है, पर वो अपना गराज नहीं खोल पाता क्योंकि उसे बिजनेस चलाना नहीं आता। बिल्कुल सही उदाहरण है। सफल होने के लिए, खासकर अगर आप अपना बिजनेस करना चाहते हैं या एक निवेशक बनना चाहते हैं, तो आपको कई चीजों की थोड़ी थोड़ी समझ होनी जरूरी है, जैसे अकाउंटिंग, इन्वेस्टिंग, मार्केटिंग, कानून की बेसिक बातें, लीडरशिप और हाँ, सेल्स। रॉबर्ट ने खुद भी तो यही किया था अपने करियर में। हाँ, उन्होंने अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी छोड़ी, मरीन कॉर्प्स ज्वाइन की ताकि लीडरशिप सीख सके, लोगों को मैनेज करना सीख सके। फिर जेरोक्स कंपनी ज्वाइन की। क्यों? क्योंकि जेरोक्स की सेल्स ट्रेनिंग दुनिया में बेस्ट मानी जाती थी। वो अपनी शर्म दूर करना चाहते थे, ना सुनने का डर खत्म करना चाहते थे। ये सब उन्होंने पैसे के लिए नहीं किया। नहीं, ये सब उन्होंने स्किल्स हासिल करने के लिए किया, सीखने के लिए किया। उनका लक्ष्य लंबा था। बिल्कुल। वो जानते थे कि ये सारी स्किल्स उन्हें आगे चलकर अपना बिजनेस खड़ा करने में, एक सफल निवेशक बनने में मदद करेंगी।
अमीर डैड का मानना था कि जिंदगी में कई बार करियर बदलना, नई चीजें सीखना ये जरूरी है। एक ही चीज से, एक ही नौकरी से जिंदगी भर चिपके रहना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि दुनिया बदल रही है, स्किल्स पुरानी पड़ जाती हैं। और वो उस जाल से बचने को भी कहते थे ना, जहां कर्मचारी बस इतना काम करते हैं कि उन्हें निकाला ना जाए और मालिक बस उतना ही पैसा देते कि कर्मचारी नौकरी छोड़कर ना जाए। हाँ, ये तो बहुत कॉमन है। ये सीखने और बढ़ने का माहौल नहीं है, ये बस जिंदा रहने का माहौल है। और वो दिवालिया होने वाली बात, अमीर डैड कहते थे कि 30 साल की उम्र से पहले दिवालिया होना ठीक है। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? उनका मतलब ये नहीं था कि जानबूझकर दिवालिया हो जाओ। उनका मतलब था कि युवावस्था में जब आपके पास खोने के लिए कम होता है और सीखने के लिए ज्यादा, तब कैलकुलेटेड रिस्क लेने से डरो मत। अच्छा। अगर आप असफल होते भी हैं, गिरते भी हैं, तो आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है और आपके पास उठकर दोबारा शुरू करने का समय भी होता है। डर को अपने ऊपर हावी मत होने दो। लॉन्ग टर्म में ज्ञान और अनुभव पैसे से कहीं ज्यादा कीमती साबित होते हैं। ये बात तो सही है। तो अगर हम इन सभी 6 सबकों को एक साथ देखें, पैसे के लिए काम मत करो, बल्कि पैसे को काम पे लगाओ, वित्तीय साक्षरता हासिल करो, एसेट्स बनाओ, लाइबिलिटीज नहीं, अपने एसेट कॉलम वाले बिजनेस पर ध्यान दो, पैसा इन्वेंट करना सीखो यानी मौके बनाओ, और सीखने के लिए काम करो, पैसे के लिए नहीं। तो इसका निचोड़ क्या है? क्या संदेश है आखिर में? निचोड़ मेरे हिसाब से ये है कि आर्थिक आजादी, फाइनेंशियल फ्रीडम, ये सिर्फ किस्मत या बहुत ज्यादा कमाई का नतीजा नहीं है। ये एक सोची समझी रणनीति का, एक खास मानसिकता का, एक माइंडसेट का नतीजा है। ये फाइनेंशियल ज्ञान हासिल करने से आता है, एसेट्स और लायबिलिटीज का फर्क समझने और उस पर अमल करने से आता है, कैलकुलेटेड रिस्क लेने से आता है, लगातार सीखते रहने से आता है, और सबसे जरूरी, पैसे को सिर्फ कमाने पर नहीं बल्कि उसे अपने लिए काम पर लगाने से आता है। अमीर डैड और गरीब डैड में सबसे बड़ा फर्क उनकी शिक्षा या उनकी मेहनत का नहीं था, सबसे बड़ा फर्क उनकी सोच का था, पैसे को लेकर उनके नजरिए का था। वाकई ये पूरी चर्चा घूम फिर कर सोच बदलने पर ही आकर टिक जाती है कि हम पैसे के बारे में कैसे सोचते हैं, वही काफी हद तक हमारी आर्थिक हकीकत तय करता है। बिल्कुल। और यहीं पर शायद हम अपने सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ सकते हैं। हाँ जरूर। ये जो पारंपरिक रास्ता है, अच्छी पढ़ाई करो, डिग्री लो, एक सुरक्षित नौकरी ढूंढो, क्या आज के बदलते समय में ये रास्ता उतना ही सुरक्षित और कारगर है जितना पहले माना जाता था? सोचने वाली बात है। और अगर इसका जवाब नहीं है या शायद उतना नहीं, तो फिर अपनी वित्तीय समझ बढ़ाने के लिए या अपना पहला एसेट बनाने की दिशा में, चाहे वो ज्ञान का एसेट हो या कोई छोटा सा निवेश ही क्यों ना हो, आज आप पहला कदम क्या उठा सकते हैं, इस पर जरूर सोचिएगा।